आज का हमारा टॉपिक है नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम डिटेल में समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले प्रीवियस पार्ट में हमने एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाय, आई एम नाजमिन। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो डायरेक्ट क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं होती लेकिन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। यानी किसान सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करके ही इनकम अर्न नहीं करता बल्कि कई दूसरी एक्टिविटीज़ से भी अपनी इनकम बढ़ा सकता है। मेनली नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। ये सेक्टर्स रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनकम इंक्रीज़ करते हैं और फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने के बजाय मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ये लाइव स्टॉक जो होता है उसके बारे में है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें लाइव स्टॉक एनिमल्स जैसे कि कैटल, जिसमें काऊ बफेलो आएगी, ठीक है, गोड्स, शीप, पोल्ट्री, बर्ड्स जैसे कि डक, हैन, है ना, इनकी ब्रीडिंग, रियरिंग, फीडिंग, केयर और मैनेजमेंट किया जाता है ताकि उनसे मिल्क, एग्स, मीट, वूल जैसी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल सके। सिंपल वर्ड्स में क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स को पालकर इनकम अर्न करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। सेकंड में हम देख लेते हैं इसके फीचर या बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फर्स्ट है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। फार्मर सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट नहीं रहते, एनिमल हस्बेंड्री उन्हें एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका देता है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये मतलब लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में वुमेन भी एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको मिल पाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वुमेन को। थर्ड है फूड सिक्योरिटी। इसमें हमें मिल्क, एग्स, मीट जैसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे फूड सिक्योरिटी मजबूत होती है। फोर्थ है रेगुलर इनकम थ्रू आउट द ईयर। क्रॉप से इनकम सीजन वाइज मिलती है लेकिन मिल्क, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से फार्मर्स को पूरे साल रेगुलर इनकम मिलती रहती है। फिफ्थ है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस वाले कंट्रीज़ में से एक है, इसलिए इस सेक्टर की इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिक्स्थ है पोल्ट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर। इंडिया के लाइव स्टॉक सेक्टर में पोल्ट्री का शेयर लगभग 61% है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कैटल एंड बफेलोज का 22% है, शीप एंड गोट 16% और पिग्स का 1% है। सेवेंथ में है पॉइंट सिल्वर रिवॉल्यूशन। शायद आप लोगों ने ये पहली बार ही सुना होगा, मैंने भी ये जब मैं मतलब पढ़ना शुरू किया तभी मैंने सिल्वर रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था पहली बार। सिल्वर रिवॉल्यूशन का रिलेशन एग प्रोडक्शन से है। ये 1999 में शुरू हुई थी और एडवांस्ड पोल्ट्री फार्मिंग की मदद से इंडिया को वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर बनने में मदद मिली। नेक्स्ट है इसका चैलेंजेस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। डिजीज़ आउटब्रेक्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है। बात करते हैं डिजीज़ आउटब्रेक की। लाइव स्टॉक एनिमल्स अक्सर फुट एंड माउथ डिजीज़, मैस्टाइटिस और बोवाइन फीवर जैसे डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर केयर और टाइमली वैक्सीनेशन नहीं मिले तो ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैल सकती है। इसलिए टाइमली वैक्सीनेशन, रेगुलर वेटरनरी चेकअप्स और प्रॉपर हाइजीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल्स हेल्दी रहें और फार्मर्स को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, हाई फीडिंग कॉस्ट। लाइव स्टॉक एनिमल्स को हेल्दी रहने और अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी फीड की लगातार ज़रूरत होती है, लेकिन फॉडर और एनिमल फीड की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लाइव स्टॉक फार्मिंग की ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर फार्मर्स की इनकम पर पड़ता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। थर्ड है लो प्रोडक्टिविटी। हालांकि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशंस है लेकिन फिर भी एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कई डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब है कि मिल्क, एग्स, मीट और वूल का प्रोडक्शन अपनी पूरी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेटर ब्रीड्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। फोर्थ है नीड फॉर बेटर टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे चैलेंज की कि हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है ना। आज भी कई फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं लेकिन लाइव स्टॉक फार्मिंग को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव्ड ब्रीड्स की आवश्यकता बढ़ने लगी है, ठीक है। बेटर टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बढ़ते हैं जिससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती है। फिफ्थ है लैक ऑफ वेटरनरी एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़।
कई स्मॉल फार्मर्स को वेटरनरी सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आसानी से उनको नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से वे अपने एनिमल्स का सही समय पर ट्रीटमेंट और केयर नहीं कर पाते हैं। क्या होता है ना कि गांव में आसपास जल्दी कोई मतलब जानवरों का डॉक्टर नहीं मिल पाता है, या फिर मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते ना जहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा सके इन कैटल्स को। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बने रहने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जैसे काऊ और बफेलो का क्या बोलना चाहिए पालन पोषण किया जाता है, ताकि मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, बटर, चीज़, पनीर, घी एक्सेट्रा का प्रोडक्शन किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा बिजनेस ही डेयरी फार्मिंग कहलाता है। इसके फीचर्स या एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये फार्मर्स को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है। जहाँ क्रॉप फार्मिंग में इनकम केवल हार्वेस्टिंग सीजन के बाद मिलता है, वहीं डेयरी फार्मिंग में मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी डे। इसलिए फार्मर रोज़ या वीकली बेसिस पर अपना जो भी मिल्क है वो बेचकर लगातार इनकम अर्न कर सकते हैं। यही वजह है कि डेयरी फार्मिंग को फार्मर्स की स्टेबल इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। सेकेंड है इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। पिछले कुछ डेकेड्स से इंडियन डेयरी सेक्टर ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। आज जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर में से है, जो देश के डेयरी सेक्टर की बड़ी मतलब क्या बोलना चाहिए एक उपलब्धि है हमारे लिए। ठीक है, थर्ड है वाइट रिवॉल्यूशन। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में हुई मैसिव इंक्रीज़ को वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन ने भारत को मिल्क प्रोडक्शन के एरिया में क्या बोलना चाहिए इंडिपेंडेंट बनाया और डेयरी सेक्टर को नई पहचान दी है। फोर्थ है ऑपरेशन फ्लड, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मार्गदर्शन में इसका किया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग इसका जो मेन एम था वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, पूरे देश में नेशनल मिल्क ग्रिड जो है मिल्क ग्रिड उसको डेवलप करना था, और फार्मर्स को उनके जो भी उनका मिल्क है उसका फेयर प्राइस दिलाना था। इसके अंडर फार्मर्स अपना मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देते हैं, जहाँ मिल्क का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग की जाती है। इससे किसानों की इनकम बढ़ी, उन्हें फेयर प्राइस मिला और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। नंबर 5 पे हमारा एक स्टेट है जिसकी यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी बताई गई है। ठीक है, गुजरात। गुजरात को इंडिया के सबसे सफल मिल्क कोऑपरेटिव मॉडल की एग्जांपल माना जाता है। यहीं से अमूल कोऑपरेटिव मॉडल की शुरुआत हुई, जिसने छोटे किसानों को एक साथ जोड़कर उनके दूध की कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की अरेंजमेंट की। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ी, उन्हें फेयर प्राइस मिला, और यही मॉडल आज भी इंडिया के कई जो स्टेट्स हैं उसमें अपनाया जा रहा है। सिक्स्थ है मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंडिया में जो मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। अब डेयरी फार्मिंग के चैलेंजेस भी हैं, उन्हें भी हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है पेरिशेबल नेचर ऑफ मिल्क। मिल्क जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, जो कि रूरल एरियाज़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड है एनिमल डिजीजेस। डेयरी एनिमल्स कई बीमारियों से इफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, मेस्टाइटिस, ब्रुकलोसिस और लंपी स्किन डिजीज़। इन जो ये सब जो डिजीज़ेज़ हैं उनकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, ट्रीटमेंट पर खर्च बढ़ता है और फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। एनिमल्स के फॉडर जो कि चारा, हेल्थ केयर और मेंटेनेंस पर काफ़ी खर्च आता है, जिससे छोटे किसानों पर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ सकता है। इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर चारा में कितना ही पैसा लग जाता होगा, बट क्या होता है ना कि पूरा एक वो क्या बोलना चाहिए जो भी लाइव स्टॉक होते हैं ना उनका हाँ पूरा प्रॉपर केयर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको एक टाइम दे दिया, दूसरी टाइम नहीं दिया, या कुछ भी आप उठा के दे दो, नहीं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। इस वजह से ना जो जिनकी कम पूंजी है ना उनके लिए वो थोड़ी सी भी ना ज़्यादा उनके लिए बर्डन बन सकता है। जिसके पास एक नॉर्मल स्टेबल इनकम है, या वो एक नॉर्मल चलो उसकी मतलब क्या बोलना चाहिए उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ठीक ठाक ही है, तो उससे उतना नहीं बर्डन पड़ता है। पर यहाँ ना हम सिर्फ अच्छे और बड़े सिर्फ किसान को लेके नहीं चल रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं ना, तो हमें जो वीकेस्ट पॉइंट है ना उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ है नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कई जो विलेज एरियाज़ हैं उनमें कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कमी होती है, जिससे डेयरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत इफेक्टेड होती है। अब बात करते हैं फिशरीज़ की। फिशरीज़ उस ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है जो फिशेज़ और अदर एक्वेटिक एनिमल्स की कैचिंग, ब्रीडिंग,
प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेलिंग से रिलेटेड होती है। सिंपल वर्ड्स में फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के प्रोडक्शन, फिशिंग और उनसे जुड़े बिजनेसेस को ही फिशरीज़ कहा जाता है। ये सेक्टर रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नई टेक्नोलॉजीज और एक्वाकल्चर के रीज़न से की वजह से इंडिया में फिशरीज सेक्टर का लगातार डेवलपमेंट हुआ है। इसके फीचर्स या इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है फिश कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडीज़ एज मदर। फिशिंग कम्युनिटी वाटर बॉडीज़ जैसे सी, ओशन, रिवर्स, लेक, नेचुरल पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स को मदर मानती है, क्योंकि यही उनके लाइवलीहुड और इनकम का मेन सोर्स है। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन। इंडिया में टोटल फिश प्रोडक्शन का लगभग 65% इनलैंड वाटर सोर्सेज जैसे कि नदियाँ, झील, तालाब इनसे मिलता है, जबकि जो रेस्ट है 35% वो मैराइन सोर्सेज जैसे कि सी और ओशन से आता है। थर्ड है शेयर ऑफ फिशरीज इन जीडीपी। फिशरीज सेक्टर इंडिया के टोटल जीडीपी का लगभग 0.9% कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इंडिया के मेन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फोर्थ है वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशरीज़। हालांकि जो विमेन है वो एक्टिव फिशिंग में कम मतलब पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केटिंग में लगभग 60% और इंटरनल मार्केटिंग में लगभग 40% वर्कफोर्स महिलाओं की ही होती है। ठीक है, इसलिए फिशरीज सेक्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ है ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसे हम नील क्रांति भी कहते हैं। फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1985 से 1990 के दौरान 7th 5 ईयर प्लान में की गई थी। इसका एम फिशरीज़ का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और प्रमोशन करना था, फिशरमैन की इनकम बढ़ाना था। डॉक्टर हीरालाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन माना जाता है। प्रॉब्लम या चैलेंजेस हैं इसके देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फ़िशिंग जो होती है वो पूरे साल लगातार नहीं की जा सकती। मौसम, नेचुरल जो सिचुएशंस हैं, चेंजिंग जो होती रहती है, और फिशिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई फिशरमैन को केवल सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही मिलता है, जिससे उनकी इनकम जो होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड है मैराइन पॉल्यूशन। सीज और ओशंस या फिर कोई भी जो और अदर वाटर सोर्सेज है ना, उसमें बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है वो फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही क्या बोलना चाहिए, हानिकारक होता है। ठीक है, इससे उनकी जो नंबर्स हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो है वो मर जा रही है, और फिशिंग कम्युनिटी की इनकम पर भी इसका निगेटिव असर पड़ता है। थर्ड है नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर सपोर्ट। फिशिंग कम्युनिटीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज और क्या बोलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज़ और बेहतर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत होती है। इन सर्विसेज के डेवलपमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिशरमैन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलता है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। सिंपल वर्ड्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और अदर कमर्शियल प्लांट्स की कल्टीवेशन और प्रोडक्शन को ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज़ करने और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेनली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में भी मदद करता है। इसके फीचर्स हैं वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर के अंडर फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, इसलिए इसे एग्रीकल्चर का एक हाईली डाइवर्सिफाइड सेक्टर माना गया है। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट की वैल्यू का लगभग 1/3 और देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 6% कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। थर्ड है इंडियाज़ पोजीशन इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स और कई स्पाइसेस के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन में है, मतलब कि उन देशों में शामिल है जो इन सब में क्या बोलना चाहिए, ये सब के प्रोडक्शन में आ गया, उन्हीं में से एक है। करेंटली इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल का वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन। हॉर्टिकल्चर ने किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन में भी काफ़ी सुधार किया है। ये मेनली स्मॉल, मार्जिनल और अंडर प्रिविलेज फार्मर्स के लिए इनकम और लाइवलीहुड का इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है। फिफ्थ है ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स और फूड प्रोसेसिंग जैसी एक्टिविटीज़ में जो फीमेल है उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट के अच्छे जो मौके हैं वो प्रोवाइड करता है, इसलिए हॉर्टिकल्चर वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ावा देता है। नंबर 6 है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन वो ड्यूरेशन थी जब इंडिया में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ था। 1991 से 2003 तक का जो टाइम था उसे गोल्डन रिवॉल्यूशन पीरियड माना गया था। इस जो रिवॉल्यूशन टाइम में इंडिया को कई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन में
वर्ल्ड के उन देशों में शामिल किया गया था जो इन सब की मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन में आगे थी। निरपाक तुतेज को फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा गया है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या है इसमें। फर्स्ट है पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोड्यूस, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल या फ्लावर्स, ये सब जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनके लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। इनकी अगर कमी है तो इसकी वजह से किसानों को कई बार अपनी प्रोड्यूस को कम कीमत पर बेचना पड़ता है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर उनके किसी इस्तेमाल की नहीं रह जाती हैं। सेकेंड है क्लाइमेट डिपेंडेंसी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन पर ज़्यादा निर्भर होती है। ज़्यादा बारिश, सूखा या फिर क्या बोलना चाहिए बर्फ़ गिर जाए, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो इन सब की वजह से या इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर एक्सट्रीम हो जा रही है तो प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ख़राब हो जाती है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थर्ड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। कई एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग लिंकेजेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ सफिशिएंट नहीं होती हैं। इसकी भी वजह से फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है। उनको डर रहता है ना कि अगर मतलब मेरे गुड्स के पास मैं इसको कहीं लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, अच्छे से स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो उन्हें जो भी प्राइस सही समझ में आती है ना वो उसमें बेच देते हैं कि कुछ तो मिल जाएगा ना। नंबर फोर्थ है नीड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन और बेहतर मार्केटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एपीकल्चर, ठीक है, जिसे हम बी कीपिंग भी कहते हैं। एपीकल्चर एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हनी बीज का पालन पोषण किया जाता है ताकि हनी, बीज वैक्स या और कोई भी बी प्रोडक्ट्स जो है वो इससे बनाए जा सकें। सिंपल वर्ड्स में हनी बीज के जो पालन पोषण है और उनसे जो हनी हमें मिलता है या कोई भी अन्य प्रोडक्ट जो भी मिलता है उस पूरे प्रोसेस से, उसे हम एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। इसके फीचर्स या इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। एपीकल्चर फार्मर्स के लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है क्योंकि हनी और बीज वैक्स की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। सेकेंड है इम्प्रूव्स क्रॉप प्रोडक्शन। हनी बीज पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिससे क्रॉप्स, फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। हनी बीज का जो ये क्या बोलना चाहिए काम है ना, रोल है ना पॉलिनेशन का, वो इतना बड़ा है कि अगर शायद हनी बीज ना हो तो पॉलिनेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं, क्योंकि वो मेजर पोर्शन ऑफ जो भी पॉलिनेशन होता है उसका मेजर पार्ट हनी बी के ऊपर ही है, ठीक है। थर्ड है लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। बी कीपिंग शुरू करने के लिए आपको मतलब कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन इससे अच्छी इनकम भी मिल जाती है, इसलिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। फोर्थ है इको फ्रेंडली है ये। एपीकल्चर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है और नेचुरल इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करती है। अब इसके चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें एपीकल्चर में, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट डिपेंडेंसी। बी कॉलोनीज़ मौसम और क्लाइमेट कंडीशन पर काफ़ी निर्भर करती हैं। ज़्यादा गर्मी, ठंड या ज़्यादा बारिश से हनी प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा ही। सेकेंड है डिजीज़ एंड पेस्ट। कई बार हनी भी डिजीज़ और पेस्ट का शिकार हो जाती हैं जिससे कॉलोनीज़ कमज़ोर हो जाती हैं और प्रोडक्शन कम हो जाता है। थर्ड है यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर में केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा यूज़ जो होता है वो हनी बी के लिए क्या बोलना चाहिए नुकसान हो जाता है, ठीक है, नुकसानदायक होता है। इससे जो बीज के नंबर्स हो रहे हैं मतलब इससे जो बीज की जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और पॉलिनेशन भी अफेक्टेड हो रहा है। एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज़ इस तरीके से होता है ना कि देखो जब बीज पॉलिनेशन के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल के पास जाती हैं, है ना, फ्लावर्स के पास जाती हैं, तो उनके ऊपर ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स छिड़काव हुआ रहता है, तो वो उसी चीज़ को सक करके आती हैं ना, तो इस वजह से वो बीज की बॉडी में घुलने लगता है वो पेस्टिसाइड, वो जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए हार्मफुल केमिकल रहेगा, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बुरा असर देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। कई फार्मर्स के पास साइंटिफिक बी कीपिंग टेक्निक और प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी अब तक हमने होती है। एनिमल एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, पूरी तरीके से हॉर्टिकल्चर फायदा और नहीं उठा एपीकल्चर सकते जैसे हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा जो एग्रीकल्चर से क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन आज की डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी जो विलेज एरियाज़ हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए नए अवसर क्या बोलना चाहिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बना दिए हैं, इसलिए आईटी को भी नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन की हेल्प से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, स्टोर करती है और ट्रांसमिट करती है, ठीक है, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और शेयर करने वाली एक्टिविटीज़ को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन इकोनॉमी के लगभग हर सेक्टर में बदलाव लाया है और माना जाता है कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी हमें प्राप्त करने के लिए या हमें मतलब लाने के लिए इसका सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके फीचर्स हम देख लेते हैं या इंपॉर्टेंस भी है ये। फर्स्ट है बेटर प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से गवर्नमेंट फूड इनसिक्योरिटी और वल्नरेबल एरियाज़ की पहले से पहचान कर सकती है। इससे जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं या इमरजेंसीज के दौरान नुकसान को कम करने और टाइमली हेल्प पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है या कोशिश की जाती है। ठीक है। सेकेंड है सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। आईटी किसानों को वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस, सॉइल कंडीशन, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी तेज़ी से पहुंचाता है। इससे फार्मर्स बेहतर प्लानिंग कर पाते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विसेज, कॉमन सर्विस सेंटर्स और आईटी इनेबल्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू विलेज एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट और के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाए हैं। इसलिए ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है। फोर्थ है नॉलेज एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी में मौजूद नॉलेज और क्रिएटिव पोटेंशियल का बेहतर यूज़ करने में मदद करता है। इसका जो एम है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर भी ले जाना है। फिफ्थ है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। आईटी का जो मेन एम है वो हर गांव में एक नॉलेज सेंटर बनाना है, जहां लोगों को इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड से जुड़ी सर्विसेज जो हैं वो आसानी से मिल सकें। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कई विलेज एरियाज़ में अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंटली डेवलप नहीं है, जिससे आईटी सर्विसेज का पूरा जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। सेकेंड है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता, इसलिए वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। थर्ड है नीड फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। जो विलेज में जो यंगस्टर्स भी हैं वो आईटी सेक्टर में ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको दिलाने के लिए हमें, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जानकारी प्रोवाइड कराना ज़रूरी है और इसके लिए हमें ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट दिया आपका संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। एनसीईआरटी में नॉलेज एनरिचमेंट के रूप में ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम दी गई है, ठीक है, जिसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। इस प्लानिंग की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की गई थी। इसका एम, इसके जो मतलब अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MPs हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई भी एक गांव चुन के और उसे मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करेंगे। ठीक है। शुरुआत में MPs को 2016 तक एक गांव और उसके बाद 2019 तक 2 कोई भी गांव डेवलप करने का लक्ष्य दिया गया था, जिससे कंट्री में 2500 से ज़्यादा गांव डेवलप हो सकें। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्लेन्स में गाँव की जो संख्या होनी चाहिए और लगभग मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए ना वो 3000 से 5000 और हिली एरियाज़ में वो 1000 से 3000 के बीच एटलीस्ट वहाँ होनी चाहिए इतनी पॉपुलेशन। ठीक है। साथ ही जो भी चुना गया गांव हो ना वो MP का अपना या उसके स्पाउस का गांव नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसकी जो प्लानिंग, इस प्लानिंग का जो मेन एम था ना वो विलेजेस के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बनाना था। ठीक है। और जो विलेज है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, मतलब हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे वो मॉडल हमें खड़ा करना था विलेज का। सिंपल वर्ड्स में सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो एम था वो MPs की मदद से गांव को एक आदर्श गांव, मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करना था और विलेज एरियाज़ के होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और तनवा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।